नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है आज, जिसमें थर्मल पावर और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। सचिवालय में 11 बजे ये मीटिंग होनी है। कई और अहम प्रस्ताव भी आज कैबिनेट के दौरान डिस्कस किए जाएंगे, साथ ही उन्हें पास कराने की कोशिश होगी। सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आज कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं कैबिनेट मीटिंग के? देखिए मेनका, उत्तराखंड में अब सप्ताह के हर बुधवार को कैबिनेट मीटिंग आयोजित होती है और सरकार का उद्देश्य है कि जो भी विकास योजनाएं हैं, जो भी नीतियां हैं, वो किसी भी तरह से लिंगारोहण न हो, किसी भी तरह से उनमें विलंब न हो। इसीलिए हर बुधवार को अब कैबिनेट बैठक यहाँ पर आयोजित की जा रही है। आज की जो बैठक है उसमें 2 से 3 मुद्दे आज की बैठक में आ सकते हैं। खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल की अलग पॉलिसी आ सकती है, जिसके तहत चार्जिंग स्टेशन लगाने को लेकर अलग अलग रूल रेगुलेशन यहाँ पर तय किए जा सकते हैं। इसके अलावा थर्मल पावर पॉलिसी है, उसको भी आज कैबिनेट में लाया जा सकता है। कैबिनेट की उस पर मुहर लग सकती है और खासकर जो विधानसभा सत्र प्रस्तावित है मानसून का, उसके मद्देनजर भी कुछ विभागों की नियमावलियां आज कैबिनेट में आ सकती हैं। जी, धन्यवाद आपका सुनील, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज की कैबिनेट मीटिंग के दौरान रखे जाएंगे और पास होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कांवड़ रूट पर बिना नाम के चलने वाली खाने की दुकानें बंद होंगी। रेस्टोरेंट, ढाबे और रेहड़ी वालों के लिए सख्त नियम कायदे जारी किए गए हैं। सभी को मालिक का नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा और इसे लेकर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अभियान चलाएगा। जो भी नियम कायदों को तोड़ेगा उसके खिलाफ कानूनी एक्शन भी लिया जाएगा। साथ ही 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार के मुताबिक श्रद्धालुओं को साफ और सुरक्षित भोजन परोसा जाएगा। यही सरकार की कोशिश है। राज्य में आज से पंचायत चुनाव का बिगुल बज जाएगा। आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। राज्य भर में आज से नामांकन के साथ ही नाम वापसी और मतदान के लिए प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पहले चरण के लिए 2 से 5 जुलाई तक नॉमिनेशन होंगे, जिसके बाद 7 से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच और उसके बाद 10 से 11 को नाम वापसी के साथ ही 24 जुलाई को पहले चरण का मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण की बात की जाए तो राज्य में 28 जुलाई को वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में 31 को काउंटिंग होगी, एक साथ काउंटिंग होगी। राज्य में कुल 47,77,072 मतदाता अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे। पंचायत चुनाव में अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट कास्ट करेंगे। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नैनीताल में 12 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज से राज्य में ये चुनावी प्रक्रिया शुरू हो रही है। वीरेंद्र, किस तरह की तैयारी नॉमिनेशन को लेकर की गई है? अलग अलग राजनीतिक दल के जो नेता हैं और जो निर्दलीय भी खड़े होंगे, वो किस तरह से पहुंचेंगे आज नॉमिनेशन के लिए? देखिए मेनका, अगर देखा जाए तो हरिद्वार को छोड़ के पूरे राज्य के जो 12 जिले हैं उनमें चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज से जो नामांकन है या भी नॉमिनेशन फॉर्म है या चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा, इसके लिए खास तौर पर तैयारियां भी की है। कुल 47 लाख जो वोटर हैं वो अपने वोट का प्रयोग करेंगे। तो तमाम जगहों पर, चाहे वो बीटीसी मेंबर हो, चाहे वो प्रधान के चुनाव हो या जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हो, इनके लेके नामांकन की व्यवस्था की गई है। ब्लॉक कार्यालयों में चाहे वो प्रधान या पीटीसी के जो नॉमिनेशन हैं वो होंगे और इसके अलावा जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत सदस्यों के लिए होंगे। हालांकि 95,000 करीब जो कर्मचारी को ड्यूटी पर लगाया गया है इन सारी प्रोसेस के लिए, लेकिन जिस तरह से चुनाव मानसून में हो रहा है, एक टेंशन जरूर, चाहे वो उम्मीदवार हैं, चाहे वो प्रशासन है उनके लिए या चुनाव आयोग के लिए बन रहा है, क्योंकि मानसून के दौरान काफी दिक्कतें उम्मीदवारों को भी आ रही हैं और कई इलाकों की जो सड़कें हैं वो बंद हो रही हैं। तो उसका नतीजा प्रशासन भी उसके लिए चिंता में है। हालांकि इस बात के दावे जरूर किए जा रहे हैं कि अगर पंचायत चुनाव के दौरान कोई सड़कें बंद होती हैं या तमाम इलाकों में अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो प्रशासन ने उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दलों ने कमर कसी है, बीजेपी और कांग्रेस खास तौर पर इस राज्य में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि दोनों की ओर से ये कहा जा रहा है कि तमाम जो सदस्य हैं वो उनके जीत के आएंगे और
पंचायत चुनाव में एक दूसरे को पटकनी देंगे। हालांकि बीजेपी का ये दावा है कि जो जितने भी उनके उम्मीदवार हैं मजबूती से उनको टिकट दिया जा रहा है और उन्हीं कैंडिडेटों को टिकट दिया जा रहा है जो जीत के लिए आगे जा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हालांकि जो ब्लॉक प्रमुख का बड़ा चुनाव है वो होने जा रहा है और इसके अलावा जो जिला पंचायत अध्यक्षों का जो चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक दलों की साख पूरे राज्य में दांव पे लगी है, क्योंकि कांग्रेस इसको 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से आगे रहने की तैयारी की जा रही है। राजनीतिक बयान तमाम राजनीतिक दलों की ओर से आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि उनकी जो स्थिति है वो पंचायतों में अच्छी है और आने वाले जो 2027 का जो चुनाव है उसके लिए वो कमर कसे हुए हैं और 2027 के चुनाव के भी दावे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। वीरेंद्र, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो सभी जो प्रत्याशी हैं उनके दावे हैं कि उनकी पकड़ उनके इलाके में मजबूत है और जीत उनकी ही होगी। आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही। लंबे वक्त के इंतजार के बाद पंचायत चुनाव हो रहे हैं उत्तराखंड में, जिसे लेकर उत्साह हर तरफ देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड बीजेपी को लंबे इंतजार के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष मिला। अध्यक्ष पद पर महेंद्र भट्ट की दोबारा ताजपोशी हुई है। निर्विरोध चुने गए हैं महेंद्र भट्ट और उनकी ताजपोशी के वक्त सीएम धामी से लेकर प्रदेश के सभी बड़े नेता और सांसद विधायक मौजूद थे। सीएम धामी की बॉडी लैंग्वेज भी बेहद खास दिखी। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। महेंद्र भट्ट एक बार फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मंगलवार को महेंद्र भट्ट की अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हो गई। वैसे तो सोमवार को एकमात्र नामांकन होने के चलते तय माना जा रहा था कि महेंद्र भट्ट ही पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे और फिर मंगलवार को उनके नाम का विधिवत ऐलान कर दिया गया। दिल्ली से चुनाव प्रभारी बनकर भेजे गए केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने महेंद्र भट्ट के नाम का ऐलान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भट्ट की जमकर तारीफ की, जबकि प्रदेश प्रभारी से लेकर सांसद विधायक हर बड़ा छोटा नेता इस मौके पर मौजूद रहा। महेंद्र भट्ट ने भी फिर से जिम्मेदारी मिलने पर सभी का आभार जताया। देश के प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि भविष्य में भी सामूहिकता के सहयोग के साथ हम संगठन का विस्तार करेंगे। हम केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजना है उनके गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और 2027 जो मुख्य रूप से हमारे लक्ष्य में है, हम इस बार तीसरी बार सरकार बनाकर हैट्रिक बनाएंगे। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग। यहाँ पार्टी के अंदर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, संगठन महत्वपूर्ण होता है। हम सबके सहयोग से हम आगे बढ़ने वाले। एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर शिखर तक की यात्रा और बहुत सहजता से, सरलता से जिन्होंने सभी कामों को सबको साथ में लेकर आगे बढ़ाया है। आज जो दूसरी बार ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, आपने समस्त कार्यकर्ताओं को एक परिवार के रूप में जोड़कर टीम उत्तराखंड की भावना को जागृत करने का कार्य किया है। आपके सहज, सरल और सौम्य स्वभाव से प्रत्येक कार्यकर्ता आपके सामने निसंकोच रूप से अपनी बात रख सकता है। सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास रहता है कि नारायण न केवल आपकी बात सुनेंगे बल्कि आपकी चुनौती, आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे। महेंद्र भट्ट के नाम का जब ऐलान हुआ तो सभी छोटे बड़े नेता मौजूद रहे, जिससे बीजेपी ने 2027 के लिए कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क और एकजुटता का भी संदेश दिया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी के लिए अलर्ट जारी किया गया और इसी के साथ बाकी जिलों में भी तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है।
उत्तरकाशी के सिलाई बैंड के पार रविवार को बादल फटने की वजह से जगह जगह सड़क बंद होने के कारण स्याना चट्टी से लेकर जानकी चट्टी तक तकरीबन 850 से ज्यादा यात्री फंस गए थे। मंगलवार को पैदल आवाजाही शुरू होने के बाद पुलिस, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम मदद के लिए पहुंची। यात्रियों को सुरक्षित निकालना शुरू किया गया और अब तक 400 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित बड़कोट पहुंचाया गया है। बाकी सभी यात्रियों को आज रेस्क्यू किया जाएगा। वहीं जो यात्री अभी जानकी चट्टी और स्याना चट्टी के आसपास हैं, उनके रहने और खाने की सुविधा भी की गई है। एनडी चले जाओ 5 किलोमीटर, वहाँ से आगे ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन मैंने उत्तरकाशी एसपी पुलिस को फ़ोन किया। उन्होंने बोला यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, आप वहाँ से रास्ता मत छोड़ना जब तक आपको कंट्रोल रूम से कोई सूचना न मिले। इस तरह से बहुत सारी अफवाह यहाँ चल रही है, जिनको नज़रअंदाज करना होगा। ओजरी के ऊपर से जो पैदल रास्ता फॉरेस्ट और आईटीबीपी के सहयोग से हमने बनाया था वो पास आउट हो गया है और यात्री जो हमारे जानकी चट्टी या स्याना चट्टी इस जगहों पे रुके थे लगभग 750 प्लस, उनमें से 400-500 लोग हैं और कुछ यात्री ऊपर यात्रा पे गए भी हैं। गाड़ियाँ वॉश आउट एरिया के ऊपर और नीचे अवेलेबल हैं। हमने बसेस और टैक्सी भी लगाई हैं, 4 बसेस और 15 टैक्सी, तो टू एंड फ्रो मूवमेंट को चालू करा दिया है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड और ओजरी के पास लैंडस्लाइडिंग होने से बंद है, जिसकी वजह से फंसे श्रद्धालुओं को पुलिस, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम की मदद से अस्थायी पैदल मार्ग तैयार कर निकाला जा रहा है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि अभी रोड चालू होने में 4 से 5 दिन का वक्त लग सकता है और इसके लिए वैली ब्रिज बनाया जाएगा। फिलहाल यात्रियों को पैदल ही निकाला जा रहा है। और वर्तमान में एक जगह है जहाँ पे रास्ता वाश आउट हुआ था, ओजरी के पास में, वहाँ पे रास्ता नहीं खुल पाया है क्योंकि वाश आउट हो गया है और वहाँ जगह की कमी है। जगह इतना नहीं है कि हम रास्ते को बना सकें, इसलिए नए सिरे से बनाने के लिए वहाँ कार्रवाई चल रही है और 4 से 5 दिन लगने की संभावना है। वहाँ वैली ब्रिज भेजा जा रहा है यहाँ से और वैली ब्रिज जो ही पहुँचेगा 1 दिन 2 दिन लगेगा लगाने में, उसके बाद हम उसको सुचारू कर पाएंगे। फिलहाल पैदल अभी लोगों के आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। बलवीर परमार उत्तरकाशी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलवीर, बहुत जगहों पर ये स्थिति बनी हुई है जहां पर सड़कें गायब हो गई हैं, हाईवे वॉश आउट हो गए हैं, और ऐसे में अभी क्या जानकारी प्रशासन की ओर से है? कितने लोग कुल अलग अलग जगहों पर फंसे हैं? बिल्कुल, प्रशासन की हम बात करें तो खुद जिलाधिकारी जो सिलाई बैंड क्षेत्र है, स्याना चट्टी है, वहां का दौरा करके पहुंचे हैं और लगातार वो मुआयना कर रहे हैं और अधिकारियों के संपर्क में है। 3 दिन का समय हो चुका है। यमुनोत्री हाईवे पूरी तरह से बंद है। ओजरी के पास बड़ा लैंडस्लाइड वहां पे हुआ है और सड़क बह गई है वहां पे, तो उसको खुलने में समय लग सकता है। पर इस बीच में यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि जो यात्री है जानकी चट्टी से स्याना चट्टी के बीच में जो फंसे हुए हैं उनको किसी तरह से बड़कोट पहुंचाया जाए और वहां से उनके जो गंतव्य है उसको आगे की तरफ भेजा जाए। तो इस पे कार्य किया जा रहा है। 400 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पे भेजा जा चुका है और जो आप बाकी बचे हुए हैं वो भी सुबह से मूव कर चुके हैं। तो उम्मीद की जा सकती है आज दिन तक जो सभी जो यात्री है उन सबको रेस्क्यू करके जो बड़कोट है वहां पहुंचाया जाएगा, जहां से उनके लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी और आगे की जो उनकी यात्रा है वो कहां जाना चाहते हैं उनसे पूछा जाएगा और उसके बाद उनको भेजा जाएगा। तो पूरी तरह से अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। पर सबसे बड़ी खबर यही है कि जो यमुनोत्री हाईवे है उसको खुलने में अभी भी लंबा समय लग सकता है और जो वहां पे लोग जितना ज्यादा वक्त लगेगा, जाहिर सी बात है यात्रियों की परेशानी उतनी ज्यादा बढ़ेगी और यही वजह कि प्रशासन की ओर से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कर श्रद्धालुओं को, यात्रियों को निकाला जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा उफान पर है। भगवान शिव की प्रतिमा का बड़ा हिस्सा नदी में डूब चुका है। वहीं हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। अलकनंदा का रौद्र रूप देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। खबर पौड़ी से, जहां कोटद्वार पौड़ी हाईवे बंद है। गुमखाल के पास हाईवे पर अचानक ही भारी लैंडस्लाइड हुआ। पूरा पहाड़ दरक कर रोड पर आ गया।
कई टन मलबे के साथ रोड बंद हो गई है। पौड़ी और कोटद्वार को जोड़ने वाली रोड बंद हो गई। बाद में रोड खोलने की कोशिश की गई। हालांकि कड़ी मशक्कतों के बाद रोड को अब खोला जा सका है, लेकिन फिर भी गुमखाल इलाके में लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। हाईवे पर आवाजाही प्रभावित हो रही है। देहरादून के डीएम सविन बंसल को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस से फोन न उठाना महंगा पड़ गया। दरअसल 12 जून को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मसूरी के दौरे पर थे, लेकिन देहरादून के डीएम सविन बंसल ने उनके यहां आने से पहले ना तो फोन उठाया, ना ही देहरादून और मसूरी पहुंचने पर शिष्टाचार निभाया। इतना ही नहीं, लोकसभा स्पीकर के सम्मान में प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया। डीएम देहरादून सविन बंसल के इस रवैये को लेकर लोकसभा स्पीकर ऑफिस ने कड़ी नाराजगी जताई और इसकी शिकायत केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को की। फिर 19 जून को मामले की गंभीरता देखते हुए केंद्रीय कार्मिक विभाग ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा और इसके बाद उत्तराखंड के प्रोटोकॉल सचिव विनोद कुमार सुमन ने डीएम देहरादून सविन बंसल से जवाब तलब किया। मंगलवार को जवाब देने का आखिरी दिन था, जिसमें सविन बंसल ने जवाब दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सविन बंसल ने पैर में चोट होने का कारण दिया है। लोकसभा स्पीकर के ऑफिस से इसकी शिकायत की गई उत्तराखंड सरकार को कि यहां पर डीएम का जो रवैया था, उन्होंने 2 बार फोन नहीं उठाया, 10 जून को भी और 11 जून को भी कई बार उन्हें कॉल किया गया। उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने इसकी शिकायत की। इस शिकायत को लेकर प्रोटोकॉल सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन ने जवाब तलब किया, जिस पर डीएम ने अपना जवाब सबमिट कर दिया है। हमने इस बारे में कोशिश की कि हम डीएम देहरादून से उनका पक्ष जान पाए, लेकिन फोन पर भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अब उनके कैंप ऑफिस पहुंचे तो यहां पर भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं प्रोटोकॉल सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन भी अभी इस मसले पर कुछ नहीं कहना चाहते। जवाब सविन बंसल का विनोद कुमार सुमन को पहुंच चुका है, लेकिन सवाल यहां इस बात को लेकर खड़े होते हैं कि उत्तराखंड में जो आईएएस अफसर हैं, उन पर लगातार इस बात के सवाल उठते रहे हो। कई बार फोन नहीं उठाते, कई नेता इस बात की शिकायत करते हैं, कई बार मिनिस्टर इसकी शिकायत करते हैं, कई बार विधायक इसकी शिकायत करते हैं, जनप्रतिनिधियों की कई तरह की शिकायतें रहती हैं, या फिर कई बार पिछली सरकारों में चीफ सेक्रेटरीज ने भी इस बात को लेकर ऑर्डर दिए हैं कि सभी आईएएस अपने फोन जरूर उठाएं। लेकिन इस बार जो किरकिरी हुई है वो लोकसभा स्पीकर के मामले में हुई है, जहां लोकसभा स्पीकर का फोन ना उठाने की वजह से एक नया मुद्दा गरमाया है और देहरादून के जो डीएम है सविन बंसल, उनको लेकर सवाल खड़े हुए हैं कि अगर बड़े अधिकारी फोन नहीं उठाएंगे तो फिर कौन फोन उठाएगा। और इस मसले ने कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड की किरकिरी करवाई है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड में हेमकुंड की यात्रा पर आ रहे सिख श्रद्धालुओं के बवाल की खबरें लगातार आ रही हैं, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने हथियारों को रखने पर सख्त दिशा निर्देश जारी किए। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक अब सिर्फ उन्हीं तलवार, भाले और कृपाण को साथ लाने की मंजूरी होगी जो बिना धार के होंगे और ऐसे हथियारों से धार हटाना होगा। श्रीनगर और जोशीमठ में निहंग सिखों ने स्थानीय लोगों पर तलवारों से हमला किया था, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने सिख श्रद्धालुओं से कहा कि वे धारदार हथियार न लेकर आएं। पुलिस के मुताबिक भावनाएं और श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है। लिहाजा सिख श्रद्धालु अपने पारंपरिक अस्त्र शस्त्र ला सकते हैं, लेकिन उनमें धार नहीं होनी चाहिए। वो किसी के लिए जानलेवा साबित न हो जाए, इस बात का ख्याल उन्हें रखना होगा। कोई भी जो वेपन्स, धारदार हथियार लेके ना चलें। यहाँ पे एक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार में जो सिख श्रद्धालु हैं वो कृपाण और ये सारी चीज़ें को धारण करते हैं, तो उसमें भी ये चेक किया जाएगा कि वो जो कृपाण और ये सब ले जा रहे हैं वो किसी भी सूरत में घातक ना हो, कोई शार्प एज ना हो। खबर हरिद्वार से, जहां बहादुराबाद इलाके में किसी बात को लेकर कांवड़ियों ने ऑटो ड्राइवर को जमकर पीटा। घायल ऑटो ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे रखी कांवड़ पर ऑटो लगने से गुस्साए कांवड़िए ने ऑटो ड्राइवर को बेरहमी से पीटा और जख्मी कर दिया। पूरे
5 साल के इंतजार के बाद शुरू हो रही है मानसरोवर यात्रा। यात्रा के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब सभी यात्री दल गाड़ियों से लिपुलेख दर्रे तक जाएंगे। लेकिन बरसात के सीजन में लिपुलेख रोड में सफर करना इतना आसान भी नहीं है और ऐसे में प्रशासन ने अभी से ही एहतियातन कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उन्नीस से शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा 2019 तक पैदल रास्ते से ही होती रही, लेकिन अब चाइना बॉर्डर तक रोड बन गई है। लिपुलेख तक रोड बनने के बाद इस बार मानसरोवर यात्रियों को रत्ती भर भी पैदल नहीं चलना होगा। लेकिन हायर हिमालय में बनी रोड बरसात के सीजन में खतरों से भरी रहती है। हालात ये हैं कि यहाँ आए दिन भारी लैंडस्लाइड हो रहे हैं। दरख्ती पहाड़ियाँ जहाँ आवाजाही पर ब्रेक लगा रही हैं, वहीं सफर भी खतरनाक हो रहा है। कभी भी इस बीच में ऐसा नहीं हुआ है कि जो है रोड जो है 2-2 दिन या 3 दिन के लिए बंद रही हो। अगर कभी बंद भी हो रही है तो हम उसको 6 घंटे 4 घंटे में खोल ही दे रहे हैं, चाहे कितना ही बड़ा स्लाइड हो। BRO अच्छा काम कर रही है, तो मुझे उम्मीद है कि हम जो यात्रा है उसको सड़क मार्ग से ही सकुशल जो गंतव्य तक सभी दलों को, 5 दलों को पहुँचा पाएंगे। मानसरोवर जाने वाली रोड बलुआ कोट से तवा घाट तक डबल लेन में तब्दील हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर बोल्डर गिर रहे हैं। ऐसे में मानसरोवर यात्रा को देखते हुए प्रशासन कई विकल्पों पर काम कर रहा है। यात्रा रूट पर जहाँ BRO को पूरी तैयारियों के साथ तैनात किया गया है, वहीं SDRF और NDRF की भी तैनाती की जा रही है। यही नहीं, अगर यात्रा के दौरान रोड बंद होती है तो प्रशासन टाइम मैनेजमेंट भी करेगा। 5 से लेकर के 9 तारीख तक का वो जनपद में रहेगा। उसमें 2 दिन उनको गुंजी में मिल रहे हैं, 2 दिन उन्हें नाबीडांग में एक्लेमेटाइजेशन के लिए मिल रहा है। तो धारचूला से उसको नाबीडांग तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जो है 4 दिन का एक बफर है। उसमें एक्लेमेटाइजेशन भी करना है, ITBP की जो ओर से ब्रीफिंग भी है। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला दल 5 जुलाई को बेस कैंप धारचूला पहुंचेगा, जबकि ये दल 6 जुलाई से लिपुलेख रोड पर अपना सफर शुरू करेगा। इस दौरान दल के पास लिपुलेख दर्रा पार करने तक 4 दिन का वक्त रहेगा। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि 5 साल के बाद हो रही मानसरोवर यात्रा आसमानी आफत को भी मात देने में सफल होगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ पिछले 8 साल से गांधी पार्क में धरना चल रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि पहाड़ में प्राधिकरण लागू करने से कोई फायदा नहीं होगा। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप पर 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे तीर्थयात्री। बारिश के बाद भी श्रद्धालुओं में जोश। रुड़की में नवीन सब्जी मंडी में दुकानों के आवंटन को लेकर विवाद खत्म नहीं हो रहा। जिन लोगों को दुकानें नहीं मिली वो कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। रुड़की में किसान मोर्चे के बैनर तले किसानों ने वन विभाग के कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। किसानों का आरोप है कि जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पिथौरागढ़ में गोरी नदी में गरारी टूटने के बाद डीएम ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम विनोद गोस्वामी ने इस घटना के बाद डीटी हाट, PWD के AE और JE का वेतन रोक दिया है। रामनगर में नगरपालिका परिषद के अंदर बनाए गए सामुदायिक भवन को कूड़ा घर बनाने का विरोध शुरू हो गया है। करणी सेना ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सहसपुर के विधायक ने बटोली गांव के पीड़ित लोगों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और गांव की समस्या को बताया। सीएम धामी ने दिक्कत दूर करने का भरोसा दिया है। कोटद्वार में मालन नदी पर बने पुल पर उठ रहे सवालों के बीच PWD ने पुल का निरीक्षण किया और पुल को पूरी तरह से सुरक्षित बताया। हरिद्वार की महिला बीजेपी नेता के अपनी नाबालिग बेटी से रेप कराने के मामले में अब SIT का गठन किया गया है। हरिद्वार में बीजेपी नेता की पीड़ित बेटी से महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने मुलाकात की। बीजेपी नेता पर अपनी बेटी का रेप करवाने का आरोप है।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए सुबह 8 बजे की स्पेशल खबरें।